गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग कोशिका चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अंतरप्रदब्बी जालिका। तो या इसको और क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक हम लोग आज देखने जा रहे हैं यह यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से मैं बना रहा हूँ, ताकि उनको जो अंतर प्रदब्बी या अंतर्द्रव्यी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, वह अच्छे से समझ में आए और आगे जहाँ भी अगर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से सवाल आए तो वो अच्छे से कर पाएँ। तो अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ब्रीफली हम इसे क्या कहते हैं, ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर भी कहते हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका। देखिए, तो जो अंतर्द्रव्यी जालिका है वह क्या है कि सेल का एक कोशिकांग है। ये क्या है? एक कोशिकांग। कोशिकांग है पहली चीज। सेल का एक कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है जिसके चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है? एकल झिल्ली। एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रव्यी या अंतर्प्रद्रव्यी जालिका है, उसके चारों तरफ केवल एक ही झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो दूसरी चीज कि जो अंतर्प्रद्रव्यी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है, वह कहाँ पाई जाती है? तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है कि कोशिका, इस कोशिका में ये क्या है कि केंद्रक। तो इसी पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ कहाँ लगी रहती है कि वह केंद्रक से लगी रहती है, इस तरीके से। तो ये क्या है कि दिस इज ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एक चीज आप अच्छे से समझे रहिए कि जो अंतर्प्रद्रव्यी जालिका है, अंतर्द्रव्यी जालिका है, वह उसका एक सिरा इस किससे जुड़ा हुआ है कि यह क्या है? केंद्रक कला। केंद्रक झिल्ली से जुड़ा, उसका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से जुड़ा है और दूसरा किससे जुड़ा हुआ है? प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा हुआ है। और देखिए कि यह कैसा दिखता है कि जैसे कि यह कैसा दिखता है कि नलिकाओं का जाल जैसा। जो नलिकाओं का जाल जैसा, तो ये कैसा है कि झिल्ली से कैसा दिखता है कि झिल्ली से घिरी हुई तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
वह जो है कि इस केंद्रक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में होता है। उसका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा जो है प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा रहता है। यह झिल्ली से घिरी हुई मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, झिल्ली से घिरी हुई नलिकाओं की जाल जैसी संरचना होती है। याद रहे यहाँ पे केंद्रक बना हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रदबी जालिका है, वह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतःप्रदबी जालिका नहीं पाई जाती। या ह्यूमन आरबीसी है तो उसमें तो कोई कोशिकांग नहीं रहता, वहां भी नहीं पाई जाती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो है कि यह नलिकाओं का जाल जैसा दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी चीज कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम है K.R. पोर्टर। खोज अंतःप्रदबी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने खोजा? K.R. पोर्टर ने खोजा। अब देखिए, अब हम ये शुरुआत वाली कुछ चीजें थी, अब हम देखते हैं कि जो अंतःप्रदबी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वह कितने तरीके की होती है। ER के प्रकार, तो देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है उसे क्या कहते हैं? RER। और जो दूसरी होती है उसे क्या कहते हैं? SER। RER को क्या कहते हैं कि इसका पूरा नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और जो दूसरी होती है वह कैसी होती है कि SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ये दो प्रकार की होती है अंतर्द्रव्यी जालिका। एक बार फिर से अगर हम डायग्राम के माध्यम से देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए केंद्रक है, तो इस तरीके से अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी हुई है तो इसमें जो खुरदरी होती है उसके ऊपर ये राइबोसोम लगे रहती है। इस तरीके से इसको इसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं, यानी कि अगर हम कहें कि ये है अंतर्द्रव्यी जालिका, तो इसके ऊपर ये कण जैसे संरचनाएं लगी रहती हैं जिसे क्या कहते हैं? दीज आर व्हाट कि राइबोसोम। इस पर क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम लगे रहते हैं। राइबोसोम लगे रहने के कारण ही यह जो अंतर्द्रव्यी जालिका है वह खुरदरी दिखाई देती है, रफ दिखाई देती है। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर जो है कि राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसी कारण ये चिकनी दिखाई देती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो तरीके की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब जो राइबोसोम होता है इसके ऊपर जो लगा रहता है, कहते हैं कि राइबोसोम ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोफोरिन नामक प्रोटीन से जुड़ा रहता है। राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आपको याद रखना है कि जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है जो कण जैसा होता है, वह अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर लगा रहता है और
आप राइबोसोम को समझने के लिए आप मेरे पिछले वाले वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, वहाँ पर आपको राइबोसोम की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइबोसोम के दो भाग होते हैं, एक बड़ा हिस्सा लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट। यहाँ पे याद रखिएगा कि राइबोसोम की बड़ी इकाई, राइबोसोम की जो बड़ी इकाई होती है, बड़ी इकाई यानी कि अगर हम कहें कि राइबोसोम 80S है तो इस 80S की दो इकाई होगी, एक कैसी होगी 60S और एक दूसरी कैसी होगी 40S। तो ये जो 40S है वही यहाँ पे जुड़ा रहता है, किस प्रोटीन से जुड़ा रहता है? राइबोफ्लोरिन प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड नामक प्रोटीन से राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका से जुड़ा रहता है। दूसरी चीज कि अगर देखिए राइबोसोम को हम जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो जो यह अंतर्द्रव्यी जालिका है इस राइबोसोम की मदद से क्या बनाएगी? यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। और वह प्रोटीन जो है फिर कहाँ जाएगा? कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ फिर वह गाल्जी बॉडी में जाएगा और फिर उसकी जरूरत, यानी कि आप एक मुख्य चीज याद रखना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है, उस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से कोशिका के अंदर जहां जरूरत होती है, जरूरत कोशिका की जरूरत के हिसाब से उस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से, अंतर्द्रव्यी जालिका के माध्यम से भेज दिया जाता है कोशिका में जहां उसकी जरूरत होती है। और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो दूसरे प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हमने की, तो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है वसा या लिपिड का, वसा या लिपिड का निर्माण करना। कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका क्या बनाती है? वसा या लिपिड का निर्माण करती है। देखिए कहीं कहीं एक चीज यहाँ पे यह भी समझे रहिए कि जो ये चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है, SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वह कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी करती है। और मुख्यतः जो है कि स्टेरॉयड वाले हार्मोन जैसे कि नर पुरुष में जो नर हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका निर्माण, या महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का निर्माण भी यहीं से होता है। तो मुख्यतः यह वसा या लिपिड का निर्माण करती है। कौन? यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई जो कोशिका में पाई जाती है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये दोनों ही प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इसके कार्य क्या होते हैं। ER के कार्य, अंतर्द्रव्यी जालिका के क्या काम होते हैं? तो पहला काम कि इसका जो पहला काम है वो क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अंतर्द्रव्यी जालिका जो होती है, वह एक चैनल की तरह कार्य करती है। यानी कि अगर किसी पदार्थ को कोशिका के अंदर, जैसे मान लीजिए कि यह कोशिका है, यह केंद्रक है, तो इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ऑब्वियसली यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी? अगर किसी पदार्थ को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि यह कोई पदार्थ, सेल के अंदर बनने वाला कोई पदार्थ, अगर कोशिका, ये अंदर वाला हिस्सा क्या है? कोशिका द्रव्य। तो अगर किसी पदार्थ का ट्रांसपोर्ट कोशिका द्रव्य के विभिन्न हिस्सों में होना है, यानी यहाँ से यहाँ होना है, या यहाँ से यहाँ होना है, या यहाँ होना है, तो वह किस चैनल के? उसके लिए चैनल की तरह काम करता है। कौन? अंतर्द्रव्यी जालिका।
तो और इसके अलावा केवल कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों में कोशिका के पदार्थों को पहुंचाने के लिए अंतर्द्रव्यी जालिका एक चैनल की तरह काम करती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यह कोशिका द्रव्य और ये क्या है, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य यानी यहाँ से इसके अंदर जाना है या यहाँ से बाहर जाना है, उसके लिए भी यह किसी पदार्थ को, किसी मटेरियल को, चाहे कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों में जाना है या कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में जाना है, तो उसके लिए चैनल का काम करती है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। दूसरी चीज, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ा हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक चैनल की तरह काम करती है। दूसरी चीज कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वह क्या करती है कि दैट फंक्शन एज ए यानी कि यह एक साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन, जीव द्रव्य कंकाल की तरह काम करती है। इसमें जो है कि अंतर्प्रद्रव्यी जालिका फैली रहती है। अंतर्प्रद्रव्यी जालिका जीव द्रव्य कंकाल साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन की तरह काम करती है और जीव द्रव्य का जो कोलाइडी मैट्रिक्स है, जीव द्रव्य के अंदर ये जो विलयन है उसे क्या कहते हैं, कोलाइडी जीव द्रव्य, जब आप कोलाइडी मैट्रिक्स, तो यानी कि सेल के जो जीव द्रव्य है उसको सहारा प्रदान करती है। एक कंकाल, जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं, वह हड्डियां हमारे शरीर को सहारा देती हैं, उसी तरीके से जो अंतर्द्रव्यी जालिका है वह कोशिका द्रव्य में जीव द्रव्य के अंदर फैला रहता है और वह जीव द्रव्य के कोलाइडी मैट्रिक्स को सहारा देता है। तीसरी चीज कि जो यह होता है, यह एक इसके ऊपर ढेर सारी यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रव्यी जालिका है, इस अंतर्द्रव्यी जालिका जो होती है वह क्या करती है कि एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, और उस पर ढेर सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती रहती है। अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका द्रव्य के अंदर एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है, ढांचे की तरह काम करती है, जिसके ऊपर ढेर सारी रासायनिक क्रियाएं भी होती रहती। तो एक ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। और कुछ और चीजें हैं जो हम देख लेते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में कि देखिए, जो लिपिड और प्रोटीन, जो लिपिड और प्रोटीन जो अंतर्द्रव्यी जालिका, जो लिपिड और प्रोटीन, लिपिड कौन बनाता है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो प्रोटीन है वह कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह लिपिड और प्रोटीन दोनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, इसी काम को हम क्या कहते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। झिल्ली का निर्माण, झिल्ली का निर्माण कैसे होता है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कैसे होता है, जो अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा बनने वाला प्रोटीन और लिपिड, यही दोनों मिलकर के प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करते हैं। इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और एक चीज और कि इसमें से ये जो प्लाज्मा, इसमें से जो प्रोटीन बनता है, प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं, वह क्या काम करते हैं, वह एंजाइम की तरह भी काम कर सकते हैं। और जो लिपिड है
वह हार्मोन की तरह भी काम कर सकता है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाला प्रोटीन और लिपिड एंजाइम और हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो अंतर्द्रव्य जालिका है वह यूकार्योटिक कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी झिल्ली होती है। सबसे बड़ी झिल्ली यूकार्योटिक कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी झिल्ली कौन सी होती है? अंतर्द्रव्य जालिका। तो यह एक चीज और लिख लेते हैं, यह सबसे बड़ी झिल्ली होती है, लेकिन याद रहे किसमें? यूकार्योटिक कोशिका में। यूकार्योटिक कोशिका में यह सबसे बड़ी झिल्ली होती है। तो ये सारी चीजें, महत्वपूर्ण चीजों को हम लोगों ने देखा अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंतर्द्रव्य जालिका की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और इस वीडियो को वायरल बना दीजिए। मैंने कहा था वायरल ना हो पाए तो बैक्टीरियल ही बना दीजिए, कुछ करिए जरूर। ठीक है, तो आप चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।